डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोअल्केन्स से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में। तो थ्योरीज के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन या फिर जिसको आप बोलते हो एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी कि आपने देखा होगा जो ऐसे चेन की फॉर्म में होते हैं वो सारे एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। जबकि एक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास क्लोज्ड चेन, जैसे ये हो गया बंद चेन जो है वो दोनों तरफ से बंद है, तो उनको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये भी आगे दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक यानी कि सेम उसमें आपके पास एटम्स होते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स भी होती हैं जहाँ पे हमारे पास हेट्रो एटम्स आ जाते हैं। फिर होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं टू टाइप्स में। अब उनमें से भी कुछ क्या करते हैं, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, कुछ हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते। तो जो तो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे तो वो कहलाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड, जो हमारे उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो आते हैं हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। अब ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं दे आर ऑल्सो फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दैट आर सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं दे हैव द जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n, और जबकि अनसैचुरेटेड वाले जो होते हैं दे आर साइक्लोअल्कीन या साइक्लो अल्काइन। तो जैसे हमारे अल्कीन अल्काइंस का फॉर्मूला होता है बस वैसे ही इनका फॉर्मूला है CnH2n-2, दैट इज फॉर साइक्लो अल्कीन, और CnH2n-4 दैट इज फॉर साइक्लो अल्काइंस। n का मतलब आ गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आप फिल करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये फॉर्मूला जो है वो बनता जाएगा। अब हमारा जो फोकस होना चाहिए जिस पे हमारी आज की ये जो वीडियो है दैट इज़ ऑन द साइक्लोअल्केन्स। तो साइक्लोअल्केन्स क्या है, दे आर द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला दैट इज CnH2n, और इनको हम और क्या कहते हैं, साइक्लोपैराफिन्स भी बोलते हैं, इनको हम पॉलीमिथिलीन्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, पॉलीमिथिलीन इसलिए बोलते हैं कि जैसे ये सपोज कोई रिंग है हमारे पास सैचुरेटेड है, कोई इसमें आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, ये देखिए डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, एलिसाइक्लिक है, और यहाँ पे क्या है मिथिलीन ग्रुप, ये होता है मिथिलीन ग्रुप CH2। तो ऐसे कितने सारे मिथिलीन ग्रुप्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमिथिलीन्स। तो पॉली का मतलब हो गया मैनी, मिथिलीन ग्रुप्स व्हेन ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इनसे रिलेटेड इनकी जो स्टेबिलिटी है, रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव का क्या मतलब है कि हम डिफरेंट साइक्लोअल्केन्स को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट। सो रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स, सो डिफरेंट साइक्लोअल्केन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को किसने बताया था, वो बताया था हमें बेयर ने, और उसने हमें दी थी एक थ्योरी जिसका नाम है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। सो राइट डाउन साइड बाय साइड आप लिख सकते हैं, नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। सो क्या कहा था बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने, जो हमें 1835 में दी गई थी। ये जो थ्योरी है इसने एक्सप्लेन किया था रिलेटिव स्टेबिलिटी अप टू 5 मेंबर्ड रिंग्स, 5 मेंबर तक जितनी भी रिंग्स थी। 5 मेंबर का मतलब ये हो गया कि जैसे रिंग है आपके पास, ये 3 मेंबर है, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, और ये हमारे पास देखिए ये कितने मेंबर होगी, ये होगी 4 मेंबर, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी आपके पास, ये आ गई साइक्लोपेंटेन वाली, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग तक इसने जो था वो स्टेबिलिटी को बाकायदा मतलब हमें बताया था कि क्यों ये रिंग्स जो है स्टेबल होती हैं या क्यों नहीं स्टेबल होती हैं। हमें दिए कुछ पॉस्टुलेट्स रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉस्टुलेट था, बेयर ने कहा कि जो हमारे पास सारे साइक्लोअल्केन्स हैं उनमें जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 टाइप। sp3 सुनते ही हमारे माइंड में कौन सी शेप आ जाती है, टेट्राहीड्रल शेप, कि हमारे पास जो हमारे पास एटम होंगे मॉलिक्यूल में वो सारे टेट्राहीड्रली अरेंज होंगे, और टेट्राहीड्रली अरेंज होने का मतलब हम मान के चलते हैं कि वहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा बिटवीन द एडजेसेंट एटम्स दैट शुड बी 109.5 डिग्री। तो हम यही अज्यूम करते हैं,
बट इसी से रिलेटेड है हमारे पास इसका सेकंड पोस्टुलेट। तो सेकंड पोस्टुलेट में बेयर ने कहा कि नहीं, चाहे कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, चाहे हमारा जो साइक्लोअल्केन है उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्लेनर इन नेचर। तो प्लेनर इन नेचर है स्ट्रक्चर एंड द बॉन्ड एंगल इज नो लॉन्गर 109.5 डिग्री। ये याद रखना, ये सारी थ्योरी का चक्कर ही यहाँ से शुरू हो रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है हमारे पास साइक्लोअल्केन्स में वो 109.5 डिग्री ना होके क्या है, अलग ही है, या तो उससे कम है या उससे ज्यादा है, यानी कि देयर इज द डेविएशन। इस वर्ड को आपने याद रखना है। डेविएशन का मतलब है या कम या ज्यादा, तो वहां पे बॉन्ड एंगल 109 नहीं है। सो देयर इज अ डेविएशन इन द बॉन्ड एंगल। सो डेविएशन होने की वजह से ही हमारे पास जो रिंग्स हैं उनमें क्या आ जाती है, दैट इज एंगल स्ट्रेन। आई होप आपको याद हो, मैंने कंफर्मेशन चैप्टर जो एक वीडियो मैंने आपको दी है उसमें मैंने बहुत सारी स्ट्रेन्स के बारे में बताया था। टॉर्जियोनल स्ट्रेन क्या होती है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन क्या होती है, एंगल स्ट्रेन कब आती है। एंगल स्ट्रेन किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी स्ट्रक्चर में तभी आती है जब नॉर्मल बॉन्ड एंगल ये ना रहे। ये सबसे स्टेबल वाली जो है हमारे पास शेप होती है टेट्राहेड्रल, जब एटम दूर दूर होते हैं और हमारे पास टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं और बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का। थोड़ी सी भी इसमें जो डेविएशन आएगी तो कुछ ना कुछ जो है स्ट्रेन स्ट्रेस सी थोड़ी सी उस मॉलिक्यूल में आ ही जाती है। तो हमारे पास ये एंगल स्ट्रेन जो है, एंगल स्ट्रेन हम निकालते कैसे हैं डिफरेंट जो रिंग्स हैं उनके लिए। तो इसके लिए हमें बेयर ने दिया एक फॉर्मूला कि एंगल स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, दैट इज हाफ ऑफ 109.5 डिग्री, मतलब जितना नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है उसमें से आपने माइनस कर देना है बॉन्ड एंगल जो रिंग में है, यानी कि अगर कम है तो उसको लिख देना, अगर ज्यादा है तो उसको लिख देना, बॉन्ड एंगल इन द प्लेनर रिंग। तो इसको हम कई बार जो है इस बॉन्ड एंगल को इंटरनल एंगल भी बोलते हैं, कि यानी कि जैसे आप मान के चलते हो कि अगर मेरे पास ये साइक्लोअल्केन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लेनर है रिंग, यहाँ पे मिथिलीन ग्रुप है, ये पता है आपको, पॉलीमिथिलीन है, यहाँ पे मिथिलीन है, राइट। तो आपके पास ये जो एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स, इनकी बात कर रहा है ये वाले बॉन्ड एंगल, यानी कि ये इंटरनल एंगल्स होंगे। हम मान के चलते हैं कि ये जो एडजेसेंट हमारे पास ये एटम्स हैं इनमें ये एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला, दैट इज 109.5 डिग्री। बट ये कुछ और ही आता है, या तो ये कंप्रेस हो जाएगा या ये एक्सपैंड हो जाएगा। बॉन्ड एंगल को निकालने के लिए, इस इंटरनल एंगल को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 189n-2 अपॉन n, जिसमें n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि अगर जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन का निकालना हो, साइक्लोप्रोपेन कैसे होती है, ऐसे करके, ऐसे ड्रॉ करते हो, तो उसमें n नंबर कितना होता है, कार्बन का नंबर 3। तो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे 183 - 2 अपॉन 3, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे 180/3 इज 60 डिग्री, यानी कि साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 60 डिग्री। तो जब आपके पास इंटरनल एंगल निकल गया तो आप इसी वाले फॉर्मूले में जो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपने अपनी जो रिंग है उसकी एंगल स्ट्रेन निकालनी है तो फॉर्मूला इज हाफ 109.5 माइनस 60, जितना भी इंटरनल एंगल आया, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे दैट कम्स आउट टू बी 24.44 डिग्री। आप जो है एंगल स्ट्रेन और बॉन्ड एंगल्स, इंटरनल बॉन्ड एंगल्स निकाल सकते हो बाकी रिंग्स के लिए भी। जैसे साइक्लोब्यूटेन के लिए सॉल्व करके आप देखिएगा तो आपके पास साइक्लोब्यूटेन में कितने हैं हमारे पास कार्बन एटम, देयर आर द 4 कार्बन एटम। सो n नंबर कितना आ गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गया 4, तो फिल करिए फॉर्मूले में 184 - 2 अपॉन 4। सो दिस कम्स आउट टू बी 180 × 2 अपॉन 4। सो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 90 डिग्री, राइट। तो अगर हम एंगल स्ट्रेन में पुट करें हाफ 109.5 माइनस 90, सो दैट कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 9.44 डिग्री, राइट। अब और आप निकाल सकते हो इसी तरह हेक्सेन के लिए, साइक्लोहेक्सेन के लिए ट्राई करो। साइक्लोहेक्सेन में कितने होते हैं हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन में 6, ठीक है, 6 नंबर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 186 - 2 अपॉन 6,
और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री एंड द एंगल स्ट्रेन जो होगी आपके पास, एंगल स्ट्रेन दैट कम्स आउट टू बी -5.44 डिग्री, राइट। अब यहाँ से आपने देखा कि कईयों की वैल्यू प्लस में आती है, कईयों की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब एंगल स्ट्रेन जो है हमारे पास दो तरह से वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है कि बॉन्ड एंगल जो है आपका रिंग का इंटरनल एंगल जो है वो नॉर्मल 109 और 5 डिग्री से क्या हुआ है, कंप्रेस्ड हुआ, यानी कम हो गया है। जबकि नेगेटिव का क्या मतलब है, बॉन्ड एंगल क्या हुआ है, एक्सपैंड, राइट। तो जो हमारे पास ये साइंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो साइन दिए हैं इतने सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि इनकी जो वैल्यू है, जैसे 24.44 ये जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ मोर सिग्निफिकेंट, राइट। तो जैसे अगर आपने इसको शो भी करना है तो मैं आपको एक ड्रॉ करके 2-3 एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। अगर आपके पास जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, सपोज ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, मैं इसी वाली चीज़ को ये वाली साइड और ये वाली साइड इसी का ये वाला एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। सो सपोज करो इसको मैं एनलार्ज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे है मिथिलीन ग्रुप आपके पास और यहाँ पे है ये दूसरा कार्बन, ठीक है, ये वाले पोर्शन को दिखा रही हूँ उतने को। सो हमारे पास हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ये एंगल होना चाहिए कितना, दैट शुड बी 109.5, बट ये कितना है, इट इज़ कंप्रेस्ड, ये अंदर को चला गया है एंगल, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, राइट। तो इतनी जो ये होगी, मैं दूसरे पेन से आपको शो कर देते हैं, ये वाली जो है इतनी डेविएशन हुई है, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल था ये वाला एंगल दैट इज़ 109.5, बट इतनी क्या होगी इसमें डेविएशन, तो दिस लीड टू द एंगल स्ट्रेन। तो हमने एंगल स्ट्रेन की अभी वैल्यू निकाली है दैट इज़ 24.44 फॉर द साइक्लोप्रोपेन, तो वो आपने यहाँ लिख देनी है। सो ये था आपके पास स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन का। सो प्रोपेन में आपने बता देनी है एंगल स्ट्रेन। अब इसी तरह अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो ब्यूटेन का, उसकी भी आप निकाल सकते हो। सो ब्यूटेन ये होता है, तो यहाँ पे भी ये वाला जो एंगल है वो कितना है, ये पूरा एंगल जो है दैट इज़ 109 डिग्री, ये वाला इतना नहीं है, बट ये एंगल यहाँ से कम है, तो इसी को आप शो कर सकते हो। ये आपके पास मिथिलीन है, इधर भी मिथिलीन है, यहाँ पे भी मिथिलीन ग्रुप है, सो यहाँ पे भी मिथिलीन ग्रुप है। ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, साइक्लोब्यूटेन। तो हमारे पास ये जो एंगल है दैट इज़ ये वाला एंगल कितना हमने निकाला है 90 डिग्री, जबकि आप एक्सपेक्ट कितना करके चल रहे थे 109.5, राइट। तो ये वाली जो आगे इसमें यहाँ पे शो कर देते हैं दूसरे मार्कर से, तो हमारे पास ये जो है इतनी, ठीक है, ये आपके पास एंगल है, ये जो इतनी है हमारे पास ये क्या आई है दैट इज़ एंगल स्ट्रेन प्लस 9.44 जो है डिग्री दैट इज़ द एंगल स्ट्रेन। आप यहाँ पे इसको नॉर्मली भी ये वाली चीज़ बना सकते हैं कि इतना हमारे पास 90 डिग्री आया है जबकि ये 109 है, तो ये पूरा इतना क्या है हमारे पास एंगल स्ट्रेन 9.44 डिग्री। चलिए अब कोई नेगेटिव वाली भी एग्जांपल कर लेते हैं जहाँ पे एक्सपेंशन हुई है। सो उसमें एग्जांपल आप कर सकते हो साइक्लोहेक्सेन की, यही होता है साइक्लोहेक्सेन, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। तो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ये वाला आपके पास मिथिलीन हो गया, तो इसमें जो ये हमारे पास बॉन्ड एंगल है दिस वन दैट इज़ 120 डिग्री, ठीक है। तो इसके अंदर आप दिखाओगे ये चीज़ कि ये आपके पास इतना अगर 109.5 है बट द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इतनी जो ये इतनी आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ द एक्सपेंशन होने की वजह से ये आ गई एंगल स्ट्रेन, और ये हमने कैलकुलेट की है दैट इज़ 5.44 डिग्री। सो आई होप यहाँ तक पहले आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास क्या होता है, साइक्लोअल्केन्स हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सारे ही कार्बन जो है सिंगली बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो नॉर्मल टेट्राहीड्रल होना चाहिए, बट वो टेट्राहीड्रल नहीं है, उसकी बजाय उसमें क्या है डेविएशन है। कुछ जो है बॉन्ड एंगल्स एक्सपैंड हैं, कुछ बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो कंप्रेस हो चुके हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितना उनके मैग्नीट्यूड का है। तो हमने सीखा कि हम इंटरनल बॉन्ड एंगल कैसे निकाल सकते हैं, हम एंगल स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब बात आती है स्टेबिलिटी पे। तो एंगल स्ट्रेन जो है वो स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है,
तो स्टेबिलिटी जो है किसी भी रिंग की दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल स्ट्रेन, यानी कि जिस रिंग में जितनी ज़्यादा क्या होगी एंगल स्ट्रेन होगी वो रिंग उतनी ही कम क्या होगी स्टेबल होगी, और जो रिंग जितनी कम स्टेबल होती है वो उतनी ही क्या है जल्दी टूट जाएगी। ठीक है, उतनी कम स्टेबल है तो जल्दी ब्रेक डाउन होगा ना उसका, तो अगर जल्दी ब्रेक डाउन होगा तो इसका मतलब उसकी क्या होगी ग्रेटर रिएक्टिविटी, याद रखिएगा ये। तो इसका मतलब जैसे आप n नंबर 3 जिस रिंग का है वहाँ से इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे n का नंबर, तो आप अगर देखोगे तो आपके पास इंटरनल बॉन्ड एंगल जो है, जो बॉन्ड एंगल है इंटरनल वाला, वो भी क्या करता जाता है, वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। ये अगर वैल्यू इंक्रीज़ करती है बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज़ करता जाता है। बट एंगल स्ट्रेन जो है, एंगल स्ट्रेन अगर आप कैलकुलेट करोगे नीचे को जैसे जैसे जाओगे वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। तो कम हो रही है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो एज यू मूव फ्रॉम योर साइक्लोप्रोपेन टू योर लाइक साइक्लोपेंटेन, सो या फिर साइक्लोहेक्सेन, तो आपके पास क्या है एंगल स्ट्रेन कम होती जाती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। बेयर ने क्या किया, अपने जो पॉस्टुलेट्स उसने दिए थे उसको प्रूव करने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ भाई वो सही है, उसके लिए उसने दिए कुछ एविडेंसेस, क्योंकि सबूतों के बिना तो कोई भी नहीं मानता कि हाँ जो आप बात कह रहे हो वो सही है, आप खुद नहीं मानोगे। तो बेयर ने भी कुछ एविडेंसेस दिया। अब वो क्या एविडेंस था, दैट वाज द ईज ऑफ फॉर्मेशन, आसानी से बनना। ईज ऑफ फॉर्मेशन को हम समझते हैं, उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि हमने क्या पोस्टुलेट्स में किया। तो हमारे पास बेयर ने बताया कि जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है, इंटरनल बॉन्ड एंगल एज वी मूव फ्रॉम साइक्लोप्रोपेन 3 मेंबर्ड रिंग से जैसे जैसे आप लोग जाते हो साइक्लोपेंटेन की तरफ 5 मेंबर्ड रिंग की तरफ, तो हमारे पास जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है वो क्या करता है इंक्रीज़ करता है। जब बॉन्ड एंगल इंटरनल वाला बढ़ता है तो हमारे पास जो एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन जो है उसकी वैल्यू हो जाती है कम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, उसमें आप पुट करके देख लो। जब एंगल स्ट्रेन कम होगी तो डेफिनेटली उस रिंग की स्टेबिलिटी क्या होगी, याद करो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसने कहा है इसका मतलब जो हमारे पास हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है, हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है, जब रिंग बनती है हीट ऑफ कंबशन पर मिथिलीन ग्रुप पर CH2 मतलब मिथिलीन ग्रुप, जो हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है उसकी वैल्यू भी क्या होती है कम, और जिसमें हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू हो वो रिंग बड़ी आसानी से बनती है, मतलब वहाँ ईज ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाती है बढ़ जाती है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, आपके पास जैसे यहाँ पे लिख लो रिंग साइज, रिंग साइज, तो यहाँ पे रिंग साइज देखो 3, 4, 5, तो यहाँ पे हमारे पास किलो जूल पर मोल में आ जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू। अगर आप कंपेयर करते हो इसकी वैल्यू है 697, इसकी है 686, इसकी है 664। तो ये देखिए जैसे आप बिलो जा रहे हो क्या हो रही है वैल्यू कम हो रही है। ये तो मैंने अभी बताया है कि हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू 3 से 5 मेंबर्ड रिंग तक जाओगे तो वैल्यू कम होगी, मीन्स ईज ऑफ फॉर्मेशन आपकी बढ़ेगी। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। ईज ऑफ फॉर्मेशन इसलिए बढ़ती है क्योंकि स्टेबल चीज़ है, स्टेबल तो जल्दी बनने की कोशिश करेगी। सो ये जो कॉन्सेप्ट था उसने अपना जो एविडेंस था वो दिया था बेयर ने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। दूसरा उसने ये जो थ्योरी है उसने कहा मेरी थ्योरी भाई इथिलीनिक बॉन्ड को भी एक्सप्लेन करती है, रिएक्टिविटी ऑफ इथिलीनिक बॉन्ड। इथिलीनिक बॉन्ड कौन सा होता है, रिएक्टिविटी ऑफ इथिलीनिक बॉन्ड। इथिलीनिक होता है डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, यानी अल्कीन्स की बात कर रहा है वो, कि डबल बॉन्ड को आप कंसीडर कर सकते हो 2 मेंबर्ड रिंग की तरह। और जो 2 मेंबर्ड रिंग है इसका मतलब उनमें एंगल स्ट्रेन क्या है कि एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब 2 तो इससे भी पहले आ गया ना। तो वो कहता है बेयर स्ट्रेन अपना एविडेंस देता है कि मेरी जो थ्योरी है तुम लोग अल्कीन पे भी लगा सकते हो कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, उसको तुम मान के चलो कि वो 2 मेंबर्ड रिंग की तरह है, तो इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगी, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और ईज ऑफ फॉर्मेशन उतनी कम होगी, राइट। तो यही उसकी बेचारे की क्या बन गई, उसकी बन गई ये थ्योरी की लिमिटेशंस। चलिए नेक्स्ट हम उठा लेते हैं इसकी लिमिटेशंस। इसी पॉइंट पे ही पहले डिस्कशन कर लेते हैं
कि उसने कहा कि जो अल्कीन्स हैं वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू बड़ी ज़्यादा है, एंगल स्ट्रेन बड़ी ज़्यादा है। बट इन एक्चुअल हमारे पास अल्कीन्स के आपने पढ़े ही होंगे इतने मेथड्स हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है अल्काइल हैलाइड की। सो ये उसकी लिमिटेशन बन गई, ठीक है, कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो इतना भी मुश्किल से नहीं बनता, डबल बॉन्ड जो है दैट फॉर्म ईजी। सो आप कोई भी इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि मेरे पास जैसे मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ऑफ अल्कोहल, फिर यानी मेरे पास एक है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और भी बहुत सारे मेथड हैं। तो आप आराम से बना सकते हो अल्कीन। तो ये बेचारे की लिमिटेशन थी। सेकंड जो लिमिटेशन इसकी थ्योरी की आती है कि इसका ये जो भी इसने पोस्टुलेट दिए हैं ये सब कहाँ तक लगते हैं, जहाँ पे n का नंबर क्या है 6 और 7 से कम है, यानी कि अप टू 5 मेंबर रिंग्स तक ही इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल है। हायर कार्बन एटम वाली जो साइक्लिक रिंग्स हैं उन पे ये कॉन्सेप्ट हमारा ये जो बेयर का है वो नहीं लग रहा, ठीक है। सो इनके बारे में हमें अगली थ्योरी बताएगी, तो आपने तब तक जो है नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि कौन सी ऐसी थ्योरी थी जिसने हमें फर्दर, क्योंकि हमने तो सारे ही पढ़ना है, अकेला 5 मेंबर रिंग्स के बारे में थोड़ी पढ़ना है, 6, 7, 8 सब कुछ पढ़ना है। तो हमारे पास जो बाकी रिंग्स का कॉन्सेप्ट था स्टेबिलिटी का, कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसी स्टेबिलिटी होती है, वो हमें बताया था अगली थ्योरी ने, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, साशे मोहर थ्योरी ने, उसने बताई थी ये चीज़। तो आई होप आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी और इसके पोस्टुलेट्स, इसके एविडेंसेस और इसकी लिमिटेशंस क्लियर होगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।